इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, मेरे महबूब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि कल हमने जो बात की थी वह बात की थी मौर्य काल की। मौर्य काल पिछले वीडियो में हमने प्रारंभ कर दिया था। मौर्य काल से संबंधित हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से आगे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार की। ठीक है, तो मौर्य काल और मौर्य काल में यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार की। अब देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जाना होगा, नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वह चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त या यूं कह दीजिए कौटिल्य की सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। मगध का जो मौर्य वंश से पहले वंश होता है जो शासन कर रहा होता है वह नंद वंश होता है, और नंद वंश का शासक होता है धनानंद। धनानंद को पराजित कर उसकी मृत्यु करके चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की नींव डाल देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की यदि हमने बात करें तो हमने जाना था क्या कि जैन धर्म का अनुयायी था। भद्रबाहु के संग श्रवण बेलगोला चले गए थे। चंद्रगीर नामक पहाड़ी के आसपास यानी संथारा या संलेखना पद्धति के द्वारा से उपवास के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी देह का त्याग किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का जो शासक बना वह बना था बिंदुसार। तो आज हम बिंदुसार की बात करने वाले हैं। बिंदुसार, देखिए, यदि हम बात करें बिंदुसार की तो बिंदुसार जो है वह मौर्य वंश का शासक है। और एक था बिंबिसार। बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बिंदुसार है इसका जो टाइम पीरियड था यानी शासन करने का जो समय था वह क्या था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा बिंदुसार और 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका टाइम 298 बीसी यानी ईसा पूर्व से 273 बीसी तक इसने शासन किया। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। यदि हम बात करें इसके पिता का नाम तो पिता का नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। और यह कौन था? बिंदुसार था। यदि हम बात करें माता की तो इसकी माता का नाम मिलता है दुधर्रा। माता का नाम दुधर्रा या दुर्रा, ठीक है ना, दुधर्रा। इसकी माता का नाम दुधर्रा था। और आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न की यदि हम बात करें तो यूनानी इतिहासकारों ने इसका एक उपनाम दिया है। यूनानी इतिहासकारों ने इसे उपनाम दिया है। और उपनाम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कई नाम देखने के लिए मिलते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिंदुसार के यूनानी इतिहासकारों के अनुसार अन्य नाम। अब वो अन्य नाम कौन कौन से, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या? अमित्रघात या अमित्रोकोटस। अमित्रघात या अमित्रोकोटस या केटस। अमित्रोघात या अमित्रोकेटस यानी कहने का मतलब ये है, या अमित्र खाद भी इसका नाम मिलता है। अमित्र खाद भी इसका नाम है। अर्थात शत्रुओं को खा जाने वाला। और ये नाम हमें सारे किसके मिलते हैं? यूनानी इतिहासकारों के अनुसार बिंदुसार के नाम मिलते हैं। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार
बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है उसका नाम है मित्रघात, मित्रोकेतस, मित्रखाद, अर्थात शत्रुओं को खा जाने वाला या शत्रुओं को नाश करने वाला, ये नाम मिलते हैं हमें बिंदुसार के। आगे यदि हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के 101 पुत्र होते हैं और उन 101 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसका नाम सुसीम होता है, तथा उन्हीं पुत्रों में एक मंझला पुत्र होता है जिसका नाम होता है अशोक। और बिंदुसार के बाद ये अशोक ही सम्राट बनेगा। किस तरह से महान सम्राट, ये भारत का महान शासक अशोक कहलाएगा। तो अशोक पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि बिंदुसार के पुत्र कितने भैया, 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम। सुसीम या कहीं पर सुशील भी मिलता है लिखा हुआ, सुशील या सुसीम। और इन्हीं पुत्रों में एक पुत्र था अशोक तथा मंझला पुत्र था अशोक। ठीक है। और ये अशोक जो है आगे चल करके भारत का बहुत बड़ा और महान सम्राट बनने वाला है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं कि बिंदुसार से संबंधित और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यदि हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र सुसीम या सुशील था और एक पुत्र उसका था अशोक। अब यदि हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तो परिवार विस्तार किया, यानी अपने परिवार को बढ़ाया। आप जानते हैं 101 पुत्र, इसका मतलब कितनी रानियां होंगी परिवार का विस्तार किया और साथ ही साथ इसने अपने परिवार की व राज्य की रक्षा की, लेकिन राज्य का विस्तार नहीं किया। ये कह सकते हैं साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, बिंदुसार ने परिवार का विस्तार किया तथा राज्य की रक्षा की पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, परंतु साम्राज्य या यूं कह दीजिए राज्य का विस्तार नहीं किया। एक तो बात तो ये हो गई। और यदि हम बात करें तीसरा पॉइंट, तो इसी का पुत्र था, हमने अभी जाना भी था, इसके पुत्र का नाम था अशोक। और आगे चल के ये अशोक खुद बिंदुसार के बाद सम्राट बनेगा। अशोक सम्राट या अशोक महान किस तरह से बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो और महत्वपूर्ण कार्य चौथे नंबर पर जो किया था, वह बिंदुसार का एक कार्य ये था कि बिंदुसार ने यूनान के अंदर सीरिया के सम्राट यानी शासक को एक पत्र लिखा और उस पत्र में 3 प्रमुख चीजें मांगी। यदि हम बात करें तो वहां पर रेगिस्तान जैसी चीज थी, वहां पर मीठे मेवे यानी अंजीर वगैरह ऐसी चीजें बहुत होती थी। तो एक तो मीठे मेवे मांगे या सूखे मेवे हम कह सकते हैं। फिर दूसरा विदेशी शराब मांगी और तीसरा वहां से जो मांगा था इसने दार्शनिक मांगा था। जो दार्शनिक होते हैं वह धर्म की व राज्य की व्याख्या करने के लिए, वह लोगों में सुधार लाने के लिए। और उस समय सीरिया का जो शासक था, यूनान के अंदर सीरिया का जो शासक था उसका नाम था एंटियोकस प्रथम। और यदि हम बात करें, इस एंटियोकस प्रथम ने पत्र स्वीकार किया। पत्र स्वीकार करने के उपरांत क्या हुआ, पहली चीज शराब, विदेशी शराब वो भेज दी। दूसरी चीज सूखे मेवे यानी अंजीर वो भेज दिया। तीसरी बात यदि हम करें दार्शनिक की, तो उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, दार्शनिक को नहीं भेजा, बल्कि उस दार्शनिक के स्थान पर अपना एक राजदूत भेज दिया और उस राजदूत का नाम मिलता है डाइमेकस। और यदि हम बात करें इस डाइमेकस की, तो ये डाइमेकस जो था ये मेगस्थनीज का ही पुत्र था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी।
इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी आपको बताई है उसको हम लिख लेते हैं। क्या? बिंदुसार ने यूनान अर्थात सीरिया के शासक को पत्र लिखा। सीरिया के शासक को पत्र लिखा और प्रमुख रूप से तीन चीजों की मांग की। अब मांग पहली एक विदेशी शराब। विदेशी शराब जैसे कि अभी मैंने बताया ये मिल गई, आ गई। दूसरी बात सूखे मेवे या यूं कह दीजिए अंजीर, ये भी भैया मिल गए थे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सूखे मेवे या सूखे अंजीर ये मिल गए थे। तीसरी बात एक दार्शनिक। अब इस दार्शनिक की यदि हम बात करें तो इसको देने से मना कर दिया था, ये दार्शनिक नहीं आया था। ठीक, तो लिखेंगे जबकि दार्शनिक के स्थान पर यूनान के शासक, और इस शासक का मैंने अभी आपको नाम बताया था, वह नाम है एंटियोकस प्रथम। शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना एक राजदूत भेजा। स्क्रीनशॉट लो इसका पहले। उस राजदूत का नाम मिलता है डाइमेकस। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राजदूत डाइमेकस भेजा। ठीक है, अब डाइमेकस की यदि हम बात करें तो ये पुत्र था। किसका पुत्र था? यानी इसके पिता का नाम लिख रहे हैं हम। ठीक है, इसका पिता का नाम, इसके पिता का नाम था मेगस्थनीज। और ये वही मेगस्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम आपको पता होगा इंडिका। पुस्तक का लेखक था मेगस्थनीज। तो बिंदुसार के दरबार में तीन चीजें जो है प्रमुख रूप से भेजी, और वह किसने भेजी थी? यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम ने। एक तो विदेशी शराब, एक सूखे अंजीर यानी सूखे मेवे, और तीसरा दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक के स्थान पर क्या भेजा था? अपना राजदूत भेजा था डाइमेकस। अब यदि हम बात करें डाइमेकस की, तो डाइमेकस जो है मेगस्थनीज का पुत्र था। ठीक, ये भारत आ गया रहा। अब इसके बाद क्या होता है? बिंदुसार की यदि हम बात करें तो बिंदुसार के शासन काल का जब अंतिम समय चल रहा था, तो उस समय तक्षशिला में दो विद्रोह हो गए थे। तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, पहले एक विद्रोह फिर दूसरा विद्रोह। इन दोनों विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन वह असफल रहा। इस पर क्या हुआ? फिर सुशील के बाद अपने दूसरे पुत्र यानी अशोक को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह का दमन करने के लिए भेजता है बिंदुसार। तो अशोक को इसमें सफलता मिल जाती है। इस पर सुशील में और अशोक में मतभेद हो जाते हैं। सुशील जो होता है इससे घृणा करने लगता है, चिढ़ने लगता है, क्योंकि दोनों एक ही माँ के पुत्र नहीं थे, दोनों अलग अलग रानियों से पैदा थे। तो लिख रहे हैं बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। इनको दबाने के लिए
बिंदुसार ने बड़े पुत्र सुशील या सुशील को भेजा और ये कैसा रहा, असफल रहा। बाद में अशोक को तक्षशिला भेजा और अशोक इसमें क्या रहा, अशोक सफल रहा। और बिंदुसार से महत्वपूर्ण क्या क्या तथ्य बनते हैं। यदि हम बात करें बिंदुसार, यानी इसका जो पिता था, बिंदुसार का पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य की यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ओहो लो भाई तुम पूरा सही करके लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। और जैन धर्म की भी यदि हम बात करें तो एक शाखा थी जिसका नाम था दिगंबर। एक थे दिगंबर और एक थे श्वेतांबर। तो दिगंबर शाखा का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। और यदि हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार आजीवन शाखा का अनुयायी था। आजीवन शाखा का अनुयायी था बिंदुसार। और यदि हम बात करें कि ये जो आजीवन शाखा थी जिसका अनुयायी था बिंदुसार, इसकी स्थापना किसने की थी, तो मोगली पुत्र गोसल ने इसकी स्थापना की थी। यानी आजीवन इसकी स्थापना मोगली पुत्र गोसल ने इसकी स्थापना की थी। यदि हम बात करें यहाँ से इसके पुत्र अशोक की, तो अशोक जो होता है प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी होता है और बाद में अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो बिंदुसार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह इतने ही पूछे जाते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। एक प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम सिजेरियन शासक किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रथम सिजेरियन शासक जो कहा जाता है वह बिंदुसार को ही कहा जाता है। लिख लीजिए इसे भी, भारत का प्रथम सिजेरियन शासक, भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कौन था, बिंदुसार था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीधा अशोक के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के महान सम्राट अशोक की, ठीक है ना, जिसको अशोक महान कहा जाता है। अशोक महान या यूं कह दीजिए महान सम्राट अशोक। चलिए महान सम्राट अशोक या अशोक सम्राट या सम्राट अशोक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अशोक है इसके पिता का नाम था बिंदुसार। पहले थोड़ा कहानी को आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद जो है ध्यानपूर्वक सारी चीजों को मैं लिखूंगा, मेरे साथ आप भी लिख दीजिएगा। यदि हम बात करें अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ये अभी हमने बात करी। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, उन 101 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो था वह सुशील या सुशील था। उसके बाद अशोक, जब तक्षशिला में विद्रोह हुए थे तो इन विद्रोह को दबाने में असफल रहा सुशील और सफलता मिली किसको, अशोक की। यदि हम बात करें तो सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा बताया जाता है, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार 2 ग्रंथ महावंश व दीपवंश, इनमें ये बताया जाता है कि अशोक के सम्राट बनने से पहले 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी का युद्ध चलता है। इस उत्तराधिकारी के संघर्ष में यदि हम बात करें तो उधर सुशील चाहता है मैं सम्राट बनूं और इधर अशोक भी सम्राट बनना चाहता है, लेकिन कहानी कुछ और भी थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें यहां से तो 4 वर्षों तक सिंगली अनुश्रुति दीपवंश के अनुसार
हमें ज्ञात होता है कि 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता है और ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाश को एक कुएं में डाल दिया। कुएं की यदि हम बात करें तो कुएं का नाम है आम कुआ या आगमपुर कुआ और ये पटना में है। और इसने केवल और केवल अपने सगे भाई तिस को ही जीवित छोड़ा था। 101 थे, 99 की हत्या कर दी, कुएं में उनकी लाश को डलवा दिया, एक खुद 100 और एक सगा भाई 30, 101 हुए पूरे। अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाश को कुएं में डलवा दिया और विधिवत तरीके से अपना राज्य सिंहासन या राज्य अभिषेक करा करके ये मगध की गद्दी पर बैठ गया और भारत का महान सम्राट अशोक कहलाया। अब ये तो अशोक की महानता का कारण नहीं है, ये तो अशोक के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है, इसलिए अशोक को प्रारंभ में चंड अशोक कहा जाता है। चंड अशोक या कामाशोक नाम दिया गया अशोक को। फिर प्रश्न ये भी बनता है कि अशोक ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करे और उन महत्वपूर्ण कार्यों से किस कारण अशोक को अशोक महान या भारत का महान सम्राट कहा गया, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इन बातों पर चर्चा कर लेते हैं जो हमने अभी सुना, इसको लिख लेते हैं। क्या सबसे पहले अशोक के बात करते हैं हम टाइम की, कि अशोक महान या अशोक सम्राट का जो टाइम था, अभी हमने जाना 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था बिंदुसार ने। तो 273 ईसा पूर्व से ही अशोक का टाइम शुरू हुआ था। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका टाइम। 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व लिख दीजिए या बीसी लिख दिए, तक अशोक ने मगध पर शासन किया। मगध पर शासन किया। अब अशोक के यदि हम बात करें इसके पिता की, कि इसका पिता का नाम क्या था, तो इसके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार इसका पिता था। और यदि हम बात करें कि इसकी माता का नाम क्या था, किस माता के गर्भ से ये, तो सुभद्रांगी, धम्बा या बन देवी। सुभद्रांगी इसकी माँ का नाम था, दूसरा नाम मिलता है धम्बा, तीसरा नाम मिलता है बन देवी और चौथा नाम मिलता है जनपद कल्याणी। तो माता का नाम सुभद्रांगी, माता का नाम सुभद्रांगी या धम्मा या बन देवी, या एक नाम और मिलता है जनपद कल्याणी। जनपद कल्याणी ये प्रमुख नाम है, लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण नाम है वो सुभद्रांगी को याद रखना कि अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी। देखिए आप मेरे साथ चीजों को लिखते रहे, मैं खुद ही साइड हो जाता हूँ ताकि आपको भरपूर तरीके से देखने के लिए मिले। आगे हम बात कर रहे हैं क्या, सिंगली अनुसूचियों के अनुसार। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार और इसमें भी नाम आता है दीप वंश का या महावंश, दीप वंश या महावंश। ठीक है, के अनुसार बिंदुसार के बाद 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी का युद्ध चला। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर, 99 भाइयों की हत्या या वध कर उनकी शव या लाश को कुएं में फेंकवा दिया।
और विधिवत तरीके से विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक कराया और मगध के सिंहासन पर बैठा। स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो इस कारण अशोक को क्या कहा गया? चंड अशोक या कामाशोक कहा गया। ठीक है ना? तो लिखेंगे प्रारंभ में अशोक को चंड अशोक या कामाशोक कहा गया। चंड का मतलब समझते हैं जो क्रूर हृदय वाला हो। ठीक है, चंडशोक या चंडाशोक भी लिख सकते हैं हम इसे, चंडाशोक। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही सही है, चंडाशोक। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो इतिहास में हमें ऐसा भी बताया जाता है कि एक बार अशोक जो होता है वह राजमहल से गुजर रहा होता है और महल के अंदर रानियां होती है लगभग यदि हम बात करें तो उस समय कुछ ही रानियां मौजूद होती हैं। तो वह अशोक जो है प्रारंभिक जीवन में शुरुआत में इतना भद्दा था, इतना कुरूप था, उसका चेहरा देखने का अच्छा नहीं था। तो रानियों को उसके चेहरे को देख करके हंसी आ गई कि लो ये भी राजकुमार है, इसकी शक्ल तो देखो। तो इस बात का अशोक को बहुत बुरा लगा और अशोक ने बाद में जो है 500 रानियों को मरवा दिया और मौत के घाट उतरवा दिया। एक बात। दूसरी बात, शासक बनने से पहले, सम्राट बनने से पहले अशोक जो होता है वह उज्जैनी का प्रांतपाल यानी राज्यपाल था। इस बात को भी लिख लेते हैं कि प्रारंभ में अशोक चंडाशोक या कामाशोक के नाम से जाना जाता है। ये भी लिखेंगे एक पॉइंट हम, प्रारंभ में अशोक कुरूप या कह सकते हैं भद्दा होता है। दरबार से गुजरा, आगे डॉट डॉट कर रहा हूं, रानी हंसी अशोक का मजाक उड़ा। इस पर अशोक ने 500 रानियों को मौत के घाट उतरवा दिया या उतार दिया। अगली बात लिख लीजिए नंबर 3, शासक बनने से पहले अशोक उज्जैन या उज्जैनी का प्रांतपाल या प्रांतक या यूं कह दीजिए राज्यपाल था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या शासक बनने से पहले अशोक ने एक तो तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त किया था अपने पिता के टाइम में। दूसरी महत्वपूर्ण, इसने 2 विजय और प्राप्त करी थी। शासक बनने से पूर्व अशोक ने खस व नेपाल के तराई क्षेत्र में खस पर विजय प्राप्त की थी और नेपाल पे भी विजय प्राप्त की थी। एक तो नेपाल था और नेपाल के ही आसपास में तराई क्षेत्र में एक राज्य पड़ता था जिसका नाम था खस, इन पर विजय प्राप्त की थी। तो इस बात को भी लिख लीजिए, शासक बनने से पूर्व अशोक ने खस की यदि हम बात करें तो नेपाल का तराई क्षेत्र, खस व
नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करें अशोक की, तो अशोक ने शासक बनने के साथ साथ, जब अशोक शासक बन गया, सम्राट बन गया, राजा बन गया, तो राजा बनने के बाद अशोक ने कई लड़ाइयां लड़ी, और उन लड़ाइयों में सबसे फेमस और प्रसिद्ध जो लड़ाई थी, जो युद्ध था, वह था कलिंग का युद्ध। इस कलिंग के युद्ध की यदि हम बात करें तो ये इतना भयंकर, इतना खतरनाक युद्ध था। जो कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, इतना रक्तपात हुआ था वहां पर, बालक, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब मारे गए थे। यदि हम बात करें तो इस कलिंग के युद्ध में बहुत ही ज्यादा नरसंहार हुआ। इस नरसंहार को देखकर बाद में अशोक ने जो है राजपाट छोड़ दिया था, या कह सकते हैं कि रण घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था, यानी अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो चलिए हम बात करते हैं कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध की यदि हम बात करें तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है, यह जिक्र किया है। आगे हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा बताया जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख की यदि हम बात करें तो वह कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख में ये बताया गया कि जिस समय 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर युद्ध करता है अशोक, तो उस समय कलिंग की राजधानी होती है तौसली, और वहां का शासक जो होता है उसका नाम होता है नंदराज। और यदि हम बात करें तो ये कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अशोक से संबंधित कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध, या यूं कह दीजिए कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध लिखेंगे 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर, कलिंग जो था एक राज्य था, कलिंग पर आक्रमण किया। अब आक्रमण जब किया तो इसने जो है इस पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन होता क्या है, विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, या कहते उल्लेख, या यूं कह दीजिए जिक्र किया है। तो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, यह उल्लेख है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि जैसे हम बात करें अशोक ने अपना राज्य अभिषेक कराया था, तो अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक, आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार क्या प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है कि कलिंग का जो शासक था उस समय नंदराज था और राजधानी थी तौसली। कलिंग शासक कौन था, नंदराज।
और यदि हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी थी तौसली। अब प्रश्न ये भी बनता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किसका अभिलेख था? यह है कलिंग नरेश, कलिंग नरेश खारवेल, खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख था, अभिलेख था। आगे स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे जिक्र करते हैं। कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ समझ लीजिए। यदि हम बात करें अशोक की, अशोक सम्राट की, अशोक महान की, तो ऐसा बताया जाता है इतिहास के अनुसार कि अशोक जब कलिंग युद्ध लड़ रहा था, तो जब ये युद्ध क्षेत्र में था, रणभूमि था, में था, तो घोड़े पे बैठा हुआ था, इसके दोनों हाथों में तलवार थी और इस तरह से ये काटता हुआ, चीरता हुआ, फाड़ता हुआ चलाया रहा। फिर घोड़े से भी हटा और घोड़े से उतरने के बाद फिर इसके सामने जो है बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, नौजवान जो भी आया सबको गाजर मूली की तरह काटता चला गया। और जब युद्ध विराम हुआ, युद्ध की समाप्ति हुई, तो यह अकेला खड़ा हुआ रणभूमि में युद्ध क्षेत्र में देखता है कि जगह जगह पर कई सर पड़े हैं, कई हाथ पैर पड़े हैं, कई लाशें पड़ी हैं, और यहाँ इन सब के बीच में ये अशोक खड़ा हुआ होता है और देखता है किस तरह से इसके हाथ में तलवार होती है। देखता है ये कि जिसके चारों तरफ रक्त से लाल धरती होती है, और इस रक्तपात को देखकर इसके हृदय में एक उमंग आती है और इसके हृदय में ये लगता है कि हाय मैंने ये क्या किया। और सामने से उपागुप्त नाम का साधु इसको आता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु होता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि ये उनके कदमों में गिर गया और उन्होंने कहा कि रे अशोक, अरे तेने क्या किया, इतिहास में तुझे हमेशा चंड अशोक के नाम से जाना जाएगा। तो बताया जाता है कि अशोक ने इस रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, तो इसने क्या काम करा, इसने जो है अपना रण क्षेत्र के स्थान पर धर्म क्षेत्र बनाया और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनाने के साथ साथ इसने अपना जीवन सादा सच्चा बना लिया और धर्म के प्रति यह चलने लगा। बौद्ध धर्म को जन कल्याण के आधार पर अपने जीवन को इसने लगा दिया। यदि हम बात करें तो पशु चिकित्साओं के लिए इन्होंने बहुत सारे उपचार किए, नगरों में कुओं का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया, चिकित्सालयों का निर्माण कराया, पशुओं की देखरेख लिए। तो ये सारे जो इसने कार्य किए, इन महान कार्यों के, जन कल्याण के महान कार्यों के कारण ही अशोक को अशोक महान या सम्राट अशोक महान कहा गया। तो ये दो चार बातें और लिख लेते हैं हम, जबकि आज के वीडियो में तो हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने रणघोष के स्थान पर रणघोष के स्थान पर धम्मघोष को अपनाया, धम्मघोष को अपनाया। एक बात, दूसरी बात, कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, ओहो लाइट का इश्यू है भाई, चलिए कोई नहीं, हो जाता कभी कभी।
फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो बाद में अशोक ने अपना जीवन सादा सुच्चा या सच्चाई वाला, सादा और धर्म बौद्ध धर्म अपनाया तथा जन कल्याण के अनेक महान कार्य किए। ठीक है, तो दोस्तों इससे आगे की चर्चा करेंगे हम अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 अशोक सम्राट के नाम से। आज के लिए यहीं तक है। यदि ये सारी चीजें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात है, यदि किसी को कोई समस्या है किसी प्रकार की तो वह जो है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डाल सकता है, या किसी चीज की कोई डिमांड करता है कि सर ये चीज पढ़ा दीजिए, ये चीज समझा दीजिए, या कुछ भी किसी भी चीज का कोर्स शुरू कराना चाहता है, या कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी, तो मैं उसको शुरू कर दूंगा। ठीक है ना। और यदि कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और बीपीएस वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, तो आप यहाँ व्हाट्सएप पर भी मेरे से संपर्क कर सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इससे आगे की बात करेंगे हम कल, तब तक के लिए बने रहिए अपनी जिगरी क्लास में, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू, जय हिंद।